नमस्कार बच्चों, मैं सोनू साखला आपके एसएसटी की टीचर श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत का आकार और स्थिति पढ़ेंगे। भारत के आकार व स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्लोब की जानकारी होना आवश्यक है। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी के बिना हम भारत के आकार व स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझेंगे। ग्लोब के अंतर्गत जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की तरफ ग्लोब पर खींची जाती है उन्हें हम कहते हैं विश्व अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब के बीचों बीच में से पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है। जो रेखा ग्लोब के बिल्कुल मध्य में खींची जाती है उसको कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं और नीचे की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री से हम जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ेंगे सबसे उत्तरी छोर पे जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है वही हमारा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। और उसी तरह दक्षिण की तरफ बढ़ने पर जो 90 डिग्री दक्षिणी रेखा होती है वो हमारा होता है दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखाएं अक्षांश वृत्त भी कहलाती है क्योंकि ये हमारे पूरे ग्लोब में चारों तरफ खींची जाती है, एक गोल वृत्ताकार रूप में खींची जाती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त को आर्कटिक रेखा कहते हैं। अब हमें मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को, यहाँ इसके ऊपर के भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी भाग में जो होंगे वो उत्तरी गोलार्ध के भाग महाद्वीप कहलाएंगे और जो दक्षिणी भाग में होंगे वो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप कहलाएंगे। अब आती है देशांतर रेखाएं। जो रेखाएं उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है वो कहलाती है देशांतर रेखाएं। इसमें मुख्य रूप से हमें 0 डिग्री देशांतर रेखा का ध्यान रखना है, वो कहलाती है प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूरब की ओर की रेखाएं कहलाती है पूर्वी देशांतर रेखाएं और प्रधान याम्योत्तर रेखा के पश्चिमी भाग वाली कहलाती है पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये अर्धवृत्त बनाती है, पूरा वृत्त नहीं बनाती है, जबकि हमने क्या देखा? अक्षांश रेखाएं है जो पूरा वृत्त बनाती है, पूरा गोल वृत्त बनाती है ग्लोब में, जबकि देशांतर रेखाएं हैं जो अर्धवृत्त बनाने का काम करती है। अब हमें ग्लोब में भारत की स्थिति को देखना है। ग्लोब भारत में 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये हो गया भारत का उत्तरी गोलार्ध, जबकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में स्थित है। इस तरह भारत की स्थिति ग्लोब पर होगी। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम चैप्टर में इसको वापस और अच्छे से समझेंगे। चैप्टर भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की स्थिति यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी आपको बता दिया है
कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है वह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत भूमध्य रेखा के ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री रेखा है उससे उत्तर की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उसी तरह से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। यानी 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा के पूरब में हमने भारत की स्थिति को समझा था, तो पूरब में भी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अब आप इसको ग्लोब में और अच्छी तरह से देखिए। ये हमारी है विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। इस रेखा से उत्तर की तरफ ये है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री, 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट ये भारत की स्थिति रहेगी। ये 37 डिग्री, ये 8 डिग्री, ये हमारी है 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा। यहां से भारत की स्थिति रहेगी 97 डिग्री, ये 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से ये रहेगा आपके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, तो ये भारत की स्थिति कहलाएगी उत्तर पूर्वी देश। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भारत की स्थिति आपको मैप में ग्लोब में समझ में आ गई। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आगे देखते हैं, भारत का कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर से आप मैप में स्थिति देखें, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह व अरब सागर स्थित है। अब इसको यहां देखिए आप, यह है कर्क रेखा जो भारत के क्या कर रही है, बीचों बीच में बांटने का काम कर रही है। ये भारत के बीचों बीच में से निकल रही है कर्क रेखा, भारत को 2 भागों में बांट रही है। अब ये भारत का है पश्चिमी भाग, और ये भारत का है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में आपको ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी भाग में आपको ध्यान रखना है अरब सागर और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, ये भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। यहाँ से आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो ये भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। अब भारत के आकार को, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा गया वह सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इंदिरा बिंदु है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अंतिम क्षेत्र में, यहाँ पर था हमारा इंदिरा बिंदु। ठीक है, इसका इंदिरा बिंदु का दूसरा नाम है पिग्मेरियन पॉइंट। क्या नाम है, पिग्मेरियन पॉइंट, जो 2004 की सुनामी में पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया है। इसी तरह से भारत का उत्तरी भाग यहाँ पर है जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी भाग कहलाएगा इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम भाग कहलाएगा इंदिरा बिंदु या पिग्मेरियन पॉइंट।
अब भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,86,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। भारत का विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.4% का हिस्सा है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब आपको 7 बड़े देशों के नाम पता होने चाहिए। 7 बड़े देशों में सबसे पहले है एशिया का रूस। यहाँ पर है रूस, सबसे पहले सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। यहाँ ध्यान रखना आपको, रूस। फिर रूस के सामने दूसरा सबसे बड़ा देश ध्यान रखना है, यहाँ पे है कनाडा। पहले नंबर पे आपके आएगा रूस, दूसरे नंबर पे आपके आएगा कनाडा, तीसरे नंबर पे आएगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। वापस इसी के सामने 4 नंबर पे आएगा चीन। पहला नंबर रूस, दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा नंबर चीन, 5वां नंबर आएगा नीचे यहाँ आपके ब्राजील। फिर 6 नंबर पे इसके सामने आएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आएगा हमारा भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश है। एक बार सारे देश वापस देख लीजिए। सबसे बड़ा विश्व का देश है रूस, जो पहले नंबर पे आएगा। दूसरा नंबर रूस के सामने कनाडा, तीसरे नंबर पे आएगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे आएगा चीन, 5वें नंबर पे आएगा ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा भारत आएगा। इस तरह से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.4% वह विश्व का घेरता है। भारत की स्थलीय सीमा कुल है जो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा यानी जो भाग भारत का स्थलीय भूभाग से लग रहा है वो कहलाएगा स्थलीय सीमा कहलाएगी, वो है 15,200 किलोमीटर। वहीं समुद्री तटीय सीमा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल है, इसको मिलाकर हमारे भारत की सीमा कहलाएगी 7,516.6 किलोमीटर। इसको आप मैप में समझिए, ये है भारत का मैप। यहां से भारत की स्थलीय सीमा शुरू होती है। ठीक है, यहां से लेकर ये पूरी सीमा भारत की स्थलीय सीमा कहलाएगी। यहां से आपको ये पूरी स्थलीय सीमा है जो हमारी है, कितनी स्थलीय सीमा है भारत की? 15,200 किलोमीटर। जबकि ये भारत की है जो समुद्री सीमा कहलाएगी। यहाँ से लेकर जो समुद्र के लग रही है, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की भी सीमाएं शामिल है। ये है हमारे 7,516 किलोमीटर। एक बार वापस देखें, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जबकि समुद्री तट सीमा जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत 7,516.6 किलोमीटर है। अब भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वतमाला है, जिस पर्वतमाला का नाम है हिमालय पर्वतमाला। ये भारत के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा को बनाती है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये संकरा होता जाता है। मतलब जो उत्तरी भाग है वह चौड़ाई लिए हुए है, जबकि दक्षिणी भाग में जैसे जैसे है जो ये क्या करता है, संकरा होता जाता है। भारत के पश्चिम में है अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना, लगभग 30 डिग्री है इनका विस्तार, परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी आप अक्षांश रेखाएं देखेंगे जो कि भारत की शुरू होती है 8 डिग्री 7 से, जो उत्तर तक है 37 डिग्री तक, लगभग 30 अक्षांश रेखाओं का फर्क है। उसी तरह से 68 डिग्री से 97 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री का फर्क है। लेकिन फिर भी
पूर्व पश्चिम का विस्तार है जो उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम है। इसको आप मैप में समझ सकते हैं। मैप में देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार किलोमीटर है 2933 किलोमीटर, जबकि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में 30 अक्षांश और 30 देशांतर रेखाओं का फर्क होने के बाद भी भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच है जो 2933 किलोमीटर की दूरी है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 30 डिग्री है, 30 देशांतरों का फर्क है, तो प्रत्येक देशांतर पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाते हैं तो 4 मिनट का फर्क रहता है। तो हम 30 देशांतरों को फर्क पहुंचेंगे तब तक हमारे कितने अंतर आ जाता है 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामियोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से निकलती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। यहाँ है आपके 82 डिग्री, 82.5 डिग्री को पूर्वी देशांतर क्यों माना गया है? अब इसका कारण यह है कि जैसे जैसे है जो हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, 4 मिनट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे हम गुजरात से है जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो समय में अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाने पर समय में क्या होगा 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। इस फर्क को खत्म करने के लिए पूरे भारत में एक ही समय निश्चित करने के लिए हमने क्या किया, जो यामियोत्तर रेखा या जो देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच में से निकलती है उसको हमने भारत का मानक समय मान लिया। यानी 82.5 डिग्री रेखा हमारे भारत के बीचों बीच में से निकलती है, तो उसी रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। उसी प्रकार कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों आ जाता है? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। इन सूर्य की तिरछेपन के कारण दिन व रात की अवधि में भी क्या हो जाता है, अंतर आने लगता है। अब इस चीज को आप मैप में समझिए। ये है भारत का गुजरात राज्य, ठीक है। मान लीजिए यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं, गुजरात में सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी बजे सुबह के 9। यदि यहाँ से कोई व्यक्ति एरोप्लेन में अरुणाचल प्रदेश जाता है तो यामियोत्तर रेखा में समय के अंतर के कारण उसको 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। यहाँ क्या बजेंगे, यहाँ मान लीजिए सुबह के 7 ही बजेंगे, क्योंकि ये पूरब में स्थित है तो यहाँ सूर्य पहले उदय होगा। तो यहाँ 7 बजे हुए और यहाँ 9 बजे हुए, तो ये समय के अंतर को समाप्त करने के लिए क्या किया गया है, जो रेखा भारत के बीचों बीच में से निकल रही है 82.5 की, ये जो भारत के बीचों बीच में से निकल रही है, इस रेखा पर जो समय होगा उसी समय को पूरे भारत का समय मान लिया गया है। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको ध्यान रखना है अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम, भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति को याद करना है। आगे की क्लास कल होगी। धन्यवाद बच्चों।